डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते यूजिंग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। मतलब क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स कुछ फिनोमेनास को एक्सप्लेन नहीं करता है, जिसमें से हमने मेंशन किया था एक फोटोन गैस को और दूसरा इलेक्ट्रॉन गैस को। तो उसके लिए हमने कहा था कि वी नीड टू गो फॉर क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में हमने दो कैटेगराइजेशन की बात की थी। फर्स्ट था आपका बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, सेकंड था फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स। अब किस सिस्टम में कौन सा स्टैटिस्टिक्स यूज़ होगा वो डिपेंड करता है कि आपका पार्टिकल बोसोन्स है या फर्मियोन्स है। अगर आपके पार्टिकल बोसोन्स है तो आप यूज़ करेंगे बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, और अगर आपके पार्टिकल्स फर्मियोन्स है तो आप यूज़ करेंगे फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स। तो बोसोन्स का क्या कैरेक्टराइजेशन होता है कि उनका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है एच कट का, और जो फर्मियोन्स है उनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होता है एच कट का। माय अपॉलॉजीज, आई एम सेइंग इट अगेन. For bosons, your angular momentum is integral multiple of h cut, and for fermions, your angular momentum is half integral multiple of h cut. Having said that, now we come to black body radiations. तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस होती क्या हैं? सपोज आपके पास एक होलो एनक्लोजर है जिसकी इनर वॉल्स को आपने किसी टी टेम्परेचर पे मेंटेन कर रखा है। तो इस टी टेम्परेचर के कारण इस होलो एनक्लोजर के अंदर रेडिएशंस जनरेट होंगी, और वो रेडिएशंस इस टेम्परेचर टी की कैरेक्टरिस्टिक होंगी। मतलब कि उन रेडिएशंस का बिहेवियर डिपेंड करेगा इस टेम्परेचर टी पे। अगर टेम्परेचर कम है तो रेडिएशन डिफरेंट तरह की होंगी, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो उनका एनर्जी और मोमेंटम डिफरेंट होगा। कहने का मतलब ये था। तो ये रेडिएशन जो इस तरह के एनक्लोजर में किसी टेम्परेचर टी पे मेंटेन करने पे जनरेट होती है तो उसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस यहाँ पे हमने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो उनका कुछ ना कुछ एनर्जी होगा। वो एनर्जी आप कहते हैं कि दीज एनर्जी आर इन डिस्क्रीट फॉर्म, और जो आपका डिस्क्रीट क्वांट ऑफ एनर्जी है दैट इज़ योर फोटोन। तो जो ये एनक्लोजर है, इस एनक्लोजर के अंदर जो रेडिएशंस हैं उनके अंदर फोटॉन्स हैं, और फोटॉन्स की एनर्जी है एच न्यू। तो आपका जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हैं इसको आप क्या कह सकते हैं? दिस इज़ नथिंग बट योर फोटोन गैस। कि इन रेडिएशंस को या तो आप इनको स्टडी करो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, या फिर आप इसी फिनोमेना को स्टडी कर सकते हैं एज फोटोन गैस। फोटोन कहाँ से आए? कि रेडिएशंस के अंदर डिस्क्रीट क्वांट ऑफ एनर्जी होते हैं, और उस डिस्क्रीट क्वांट ऑफ एनर्जी को आप फोटोन बोलते हैं। तो उसके कारण आपकी यहाँ पे फोटोन गैस होगी, और इस फोटोन गैस को आप स्टडी कर रहे हैं। तो आपने क्या किया, आप अब एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ किस किस के बीच है? एनर्जी एमिटेड इन अ वेरी स्मॉल रेंज ऑफ वेवलेंथ, और वेवलेंथ के बीच। कि आपने किसी ब्लैक बॉडी को हीट किया जिसके कारण यहाँ पे रेडिएशन जनरेट हुई, तो आप कहेंगे रेडिएशन, या फिर कहें फोटॉन्स जनरेट हुए। फोटॉन्स के कारण उनका कुछ ना कुछ एनर्जीज होंगी, यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी रेंजेस होंगी, कुछ ना कुछ वेवलेंथ रेंजेस होंगी इन फोटॉन्स की। तो अब आप एक ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हैं एनर्जी और वेवलेंथ के बीच, और ऐसा ग्राफ का शेप आपको मिलता है डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से इस ग्राफ से आपको क्या क्या मेन फीचर्स पता लगते हैं? पहला तो ये कि आपका जो ये फोटॉन्स हैं इनका एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। सेकंड क्या है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं है? क्योंकि आपका जो कर्व यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है, तो एक यूनिफॉर्म कर्व आपको नहीं मिल रहा है। सेकंड क्या है कि आपका जो हीट रेडिएशंस है उनका इंटेंसिटी पहले तो इंक्रीज़ हो रहा है, फिर एक मैक्सिमा अटेन कर रहा है, उसके बाद डिक्रीज़ हो रहा है। तो जो वेवलेंथ पे आपका जो इंटेंसिटी है हीट रेडिएशंस का वो मैक्सिमम इंक्रीज अटेन कर रहा है, दैट इज़ योर लैम्डा एम, मैक्सिमम वेवलेंथ। जब जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, जो ये मैक्सिमम वेवलेंथ है जो आपका सिस्टम अटेन कर रहा है वो डिक्रीज़ हो रहा है। वो इस ग्राफ से भी आप दिखा सकते हैं कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब योर T5 इज़ ग्रेटर देन T4, दैट इज़ ग्रेटर देन T3, दैट इज़ ग्रेटर देन T2 एंड T1, इस तरीके से। तो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, जो ये मैक्सिमम वेवलेंथ है जो कि आपका इंटेंसिटी अटेन कर रहा है उसकी वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे ये टेम्परेचर 5 के कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है, ये टेम्परेचर 1 के कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वेवलेंथ है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ इज डिक्रीजिंग। लेकिन लैम्डा एम और टी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो उस सिस्टम के लिए कांस्टेंट रहेगा। ये विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ भी है।
अब एरिया अंडर द कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया अंडर दिस कर्व रिप्रेजेंट टोटल एनर्जी एमिटेड बाय दैट ब्लैक बॉडी एट दैट टेम्परेचर। और जो आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है वो कहता है कि एरिया अंडर दिस कर्व इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रेज़ द पावर 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ब्लैक बॉडी किसी भी टेम्परेचर टी पे कितना एनर्जी एमिट करेगा, वो एनर्जी प्रोपोर्शनल होगा उस टेम्परेचर की फोर्थ पावर की। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रेज़ द पावर 4, दैट इज योर स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये कुछ फीचर्स थे आपके ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रा के। अब हम मेन आर्टिकल पे आते हैं। मेन आर्टिकल क्या है? आपको बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से प्लैंक रेडिएशन लॉ को डिराइव करना है। आपके पास प्लैंक रेडिएशन लॉ है जो कि ऑलरेडी प्लैंक ने किसी दूसरे तरीके से डिराइव कर रखी है। आपने उसके रिजल्ट को डिराइव करना है यूजिंग बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। अगर आपको सेम रिजल्ट मिल जाता है जैसा कि प्लैंक ने ऑब्टेन किया था, इसका मतलब क्या है कि आपका बोस आइन स्टैटिस्टिक्स एप्लीकेबल है। बोस आइन स्टैटिस्टिक्स एक्सप्लेन कर सकता है आपकी फोटोन गैस को। जब हमने इस सिस्टम के ऊपर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स अप्लाई किया था तो आपके रिजल्ट ऐसे नहीं आए थे। जो आपके रिजल्ट आए थे वो आपके एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस को एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे। अब हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करने से क्या आपका जो रिजल्ट आता है वो आपके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करेगा, वो आपके क्या प्लैंक्स रेडिएशन लॉ को एक्सप्लेन करेगा। दैट इज़ द एम ऑफ दिस आर्टिकल। उससे पहले हम फोटॉन्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। पहली बात तो फोटॉन का रेस्ट मास 0 होता है, तो उनके पास एनर्जी कहाँ से आती है? उसकी एनर्जी फोटॉन्स की एनर्जी क्या होती है? एच इंटू न्यू होती है, जहाँ और उसका मोमेंटम क्या होता है? एनर्जी बाय वेलोसिटी, दैट इज एच न्यू बाई सी है। क्योंकि ये बोसॉन है तो इनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा एच कट का। जब आपके फोटॉन्स है वो इनडिस्टिंग्विशेबल हैं एक दूसरे से, लेकिन किसी भी सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स कंजर्व नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि फोटॉन्स, सपोज आपका सिस्टम है, अब हम ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हैं। ब्लैक बॉडी का जो साइड मटेरियल है, अगर आपके यहाँ पे फोटॉन्स हैं, इनसाइड आपके ब्लैक बॉडी के फोटॉन्स हैं जो उस टेम्परेचर टी के कारण जनरेट हुए हैं, ये फोटॉन्स कॉन्टिन्यूसली ब्लैक बॉडी की वॉल्स पे अब्जॉर्ब होते रहते हैं। सपोज एक 2H न्यू एनर्जी का फोटोन जो ब्लैक बॉडी की वॉल है उस पर किसी एटम ने अब्जॉर्ब किया, और उस 2H न्यू के फोटोन के एक अब्जॉर्प्शन हुआ फोटोन का जिसका एनर्जी था 2H न्यू, और उसके कारण से कहीं दूसरी जगह पे दो फोटॉन्स निकल रहे हैं जिनकी इंडिविजुअल एनर्जी एच न्यू और एच न्यू है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इन योर सिस्टम डू नॉट रिमेन कंजर्व्ड। जैसे कि हमने बात की थी गैस मॉलिक्यूल्स की। गैस मॉलिक्यूल्स में हम कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इनसाइड योर सिस्टम इज कंजर्व्ड। जब हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन डिराइव किया था उसमें आपने एक कंडीशन कही थी कि योर एन इज कांस्टेंट। एन मतलब N1 प्लस N2 अप टू N के आपने कांस्टेंट कहा था, जिसको आपने कहा था समीशन N के इज कांस्टेंट और उसका डिफ्रेंसिएशन दिस इज 0। तो इस केस में ऐसा नहीं होता है क्योंकि आपके टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स कांस्टेंट नहीं है। तो इसका मतलब है कि दिस थिंग जो आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में 0 होता था, समीशन DNI इक्वल टू 0 होता था, इस केस में 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज योर टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स डू नॉट रिमेन कंजर्व। तो क्या कंजर्व रहता है फोटॉन्स के सिस्टम में? एनर्जी कंजर्व रहता है बस। तो एनर्जी कंजर्वेशन की कंडीशन लगा के आपको इक्वेशन नंबर 1 मिल जाती है, जो कि आप बार बार इसको यूज़ कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में भी आपने यूज़ किया, उससे पहले लास्ट यूनिट में भी आपने इसको यूज़ किया। तो सेम ही चीज़ है, यहाँ पे अपने एनर्जी कंजर्वेशन की बात की। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में ये कंडीशन होती है, हमने इसको बाकायदा डिराइव किया था। तो इसकी डेरिवेशन आप दोबारा जो आपका प्रीवियस लेक्चर है उसमें ही देख लें। तो ये रिज़ल्ट है आपका बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स का, और ये रिज़ल्ट है आपका फोटॉन्स का एनर्जी कंजर्वेशन का। अब आप क्या करते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल तो कंजर्व नहीं है तो वो वाला रिजल्ट आप इसमें यूज़ नहीं कर रही हैं। तो आप क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करें और उसको ऐड कर दें इक्वेशन नंबर 2 में। हमने ऐसा किया और इसको आप इक्वल टू 0 पुट कर दें। ऐसा हम क्यों निकाल रहे हैं? हम निकालना चाह रहे हैं मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, और उसके लिए आपने ये कंडीशन बताई थी। ये कंडीशन आप इसको 0 पुट करते हैं तो यहाँ से आपका मोस्ट प्रोबेबल स्टेट की कंडीशन आती है, और ये आपका ऊपर इसका टोटल एनर्जी कंजर्वेशन की कंडीशन है। दोनों को कंबाइन करने के लिए आपने इसको माइनस बीटा से मल्टीप्लाई किया और इसको आप फर्दर सॉल्व करें, इक्वल टू 0 पुट करें। यहाँ से आपके पास क्या आता है,
यहाँ से आप इसको सोल्व करने के बाद देखते हैं कि और एन आई दैट केम आउट टू बी जी आई बाई ई यू आई बाई के टी माइनस वन। यहाँ पे क्या क्या डिफरेंस है लास्ट आर्टिकल से, इसमें अल्फा वाला टर्म नहीं है, यहाँ पे बीटा वाला टर्म है, वन बाई के टी इज़ नथिंग बट योर बीटा, बट यहाँ पे अल्फा वाला टर्म नहीं है। तो आपका जो प्लैंक्स डेरिवेशन है उसमें ये डिफरेंस है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब तो ये तो बात हुई डिस्क्रीटनेस की। जब हम कॉन्टिन्यूटी में सिस्टम की बात करते हैं तो हमने डिस्क्रीटनेस को अब कॉन्टिन्यूस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। मतलब ये जो यहाँ तक जो डिस्कशन हुआ उसमें हमने सिस्टम को एक डिस्क्रीट सिस्टम की तरह ट्रीट किया, लेकिन अब इसके बाद हम इसको एक कॉन्टिन्यूस सिस्टम की तरह ट्रीट कर रहे हैं। उसके लिए आपने क्या लिया, एक यूनिट जो फ्रीक्वेंसी इंटरवल लिया, यूनिट फ्रीक्वेंसी इंटरवल लिया लाइंग बिटवीन द रेंज v -1/2 टू v+1/2। अब आप ये कह रहे हैं कि व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ फोटॉन्स इन दिस फ्रीक्वेंसी इंटरवल, तो दैट वुड बी नथिंग बट योर दिस। ये कहाँ से आया आपका, आपने इक्वेशन नंबर 4 को कॉन्टिन्यूटी में चेंज कर दिया बस। एन आई की जगह एन वी, जी आई की जगह जी वी, ई, अब यू आई की जगह सिर्फ आप यू रखेंगे। यू क्या है, मीन एनर्जी ऑफ योर फोटॉन्स इन दिस फ्रीक्वेंसी रेंज, एंड दिस बाकी सारे टर्म एज इट इज़। तो आपने इस तरीके से सिस्टम के डिस्क्रीटनेस को कॉन्टिन्यूटी में कन्वर्ट किया। अब अगर हम इंटरेस्टेड हो जानने में नंबर ऑफ फोटॉन्स लाइंग इन द इंटरवल v टू v+dv कि जो इस फ्रीक्वेंसी इंटरवल में कितने फोटॉन्स लाई कर रहे हैं, वो क्या होगा, दैट वुड बी नथिंग बट एन वी इंटू डी वी, क्योंकि ये तो यूनिट इंटरवल में था। और एक डी वी विड्थ के इंटरवल में कितना होगा, दैट वुड बी एन वी इंटू डी वी। तो इस चीज़ को आपने मल्टीप्लाई कर दिया डी वी को डी वी से, जहाँ पे आपको एक न्यूमरेटर में जी वी डी वी एक टर्म मिल रही है। जी वी डी वी क्या है, नंबर ऑफ सेल्स इन फेज स्पेस लाइंग इन द एनर्जी इंटरवल एच न्यू टू एच न्यू प्लस डी न्यू। आपने यहाँ पे किस फ्रीक्वेंसी इंटरवल की बात की थी, वी से लेके वी प्लस डी वी फ्रीक्वेंसी इंटरवल की बात की। अगर मैं इसको एनर्जी इंटरवल के टर्म में लिखूँ तो दैट वुड बी नथिंग एच न्यू से लेके एच न्यू प्लस डी न्यू। तो ये आपका एनर्जी इंटरवल है। इस एनर्जी इंटरवल में जी वी डी वी नंबर ऑफ सेल्स लाई कर रहे हैं। यहाँ तक हमने बात की, लेकिन हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई मोमेंटम इंटरवल दे रखा हो p से लेके p प्लस डी पी का, उस मोमेंटम इंटरवल में जी पी डी पी नंबर ऑफ सेल्स लाई करती हैं, और वो फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, ये हमने लास्ट यूनिट का फर्स्ट आर्टिकल ये था ये। तो दैट इज़ योर बट नथिंग बट 4πp² डी पी बाई एच क्यूब। तो ये क्या है, नंबर ऑफ सेल्स दैट आर लाइंग इन द मोमेंटम इंटरवल p टू p प्लस डी पी। अब नंबर ऑफ सेल्स लाइंग इन दिस मोमेंटम इंटरवल, और इन सेल्स के अंदर क्या है, आपके पार्टिकल्स है। पार्टिकल्स क्या है इस केस में, फोटॉन्स। लेकिन फोटॉन्स क्या कहाँ से बने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ही फोटॉन्स है। तो बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जो नेचर है वो पोलराइजेशन उसमें डिफरेंट हो सकती है। आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लेफ्ट हैंडेड पोलराइजेशन के साथ भी हो सकता है और राइट हैंडेड पोलराइजेशन के साथ भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके सिस्टम में फोटॉन्स हैं उनमें से कुछ फोटॉन्स की लेफ्ट हैंडेड पोलराइजेशन होगी, कुछ फोटॉन्स की राइट हैंडेड पोलराइजेशन होगी। क्यों होगी ये, क्योंकि फोटॉन्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर है, तो उस कारण से पोलराइजेशन यहाँ पे होगी ही होगी। और वो दो तरीके से हो सकती है, दोनों ही ऑप्शन है सिस्टम में, एक लेफ्ट हैंडेड का एक राइट हैंडेड का। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके सिस्टम में दो सब सिस्टम है, उन दो सब सिस्टम में दो तरह के फोटॉन्स हैं। एक सब सिस्टम में है लेफ्ट हैंडेडली पोलराइज फोटॉन्स और दूसरे सब सिस्टम में है राइट हैंडेडली पोलराइज फोटॉन्स। तो आपको अब जो फर्दर डिस्कशन करना है वो दोनों फोटॉन्स के लिए अलग अलग करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका सिस्टम जो सिस्टम ऑफ फोटॉन्स है दैट इज मेड अप ऑफ टू सब सिस्टम्स, और दोनों ही सब सिस्टम्स में जो फोटॉन्स है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। सपोज एक ये सब सिस्टम है, एक ये सब सिस्टम है, इसमें लेफ्ट हैंडेड पोलराइज फोटॉन्स है, इसमें राइट हैंडेड पोलराइज फोटॉन्स है। ये सारे फोटॉन्स एक दूसरे से इंडिस्टिंग्विशेबल है, ये सारे फोटॉन्स एक दूसरे से इंडिस्टिंग्विशेबल है। लेकिन इस सिस्टम का फोटोन और इस सिस्टम का फोटोन एक दूसरे से डिफरेंट है। क्यों, पोलराइजेशन के टर्म में आप उनको डिस्टिंक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ सेल्स इन फेज स्पेस इन मोमेंटम इंटरवल फॉर लेफ्ट हैंडेड पोलराइजेशन फोटोन, लेफ्ट हैंडेड पोलराइजेशन फोटोन के लिए जो आपका मोमेंटम इंटरवल है p से लेके p प्लस डी पी, इसमें जी पी डी पी नंबर ऑफ सेल्स होंगे। इसी तरीके से राइट हैंडेड जो राइट हैंडेड पोलराइजेशन फोटोन है
उसके लिए इस मोमेंटम इंटरवल में सेम नंबर ऑफ सेल होंगे। तो जो आपका टोटल नंबर ऑफ सेल्स दोनों ही सिस्टम्स के लिए, लेफ्ट हैंडेड के लिए भी राइट हैंडेड के लिए भी, क्या होगा, दैट वुड बी नथिंग बट ट्वाइस आप इसका कर दीजिए। तो मतलब लेफ्ट हैंडेड के लिए भी 4πv p²/h³ है, राइट हैंडेड के लिए भी सेम है। तो दोनों के लिए कंबाइन कितना होगा, 8πv p²/h³ ये हमने अभी तक बात की है। लेकिन हमें ये GP/dP मिल रहा है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए Gν/dν, जहाँ पे न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। हमें मतलब GP/dP को अब कन्वर्ट करना है इन फ्रीक्वेंसी फॉर्म, और उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, मोमेंटम को लिखिए इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। किसका मोमेंटम है ये, आपके फोटॉन्स का मोमेंटम है। आप इस फॉर्मूला का यूज़ करें, यहाँ पे इसको पुट करें तो आपको क्या मिल जाएगा, Gν/dν, मतलब जो आपका नंबर ऑफ सेल्स लाइंग इन द फ्रीक्वेंसी रेंज ν/ν+dν आपको इक्वेशन नंबर 8 से मिल जाएगा। अब आप इक्वेशन नंबर 8 को इक्वेशन नंबर 5 में पुट करें। इक्वेशन नंबर 5 में क्या था आपका, नंबर ऑफ पार्टिकल्स था। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स था, जो कि फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू से ν+dν में लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर की टर्म है वो अभी आपने डिराइव की, तो आप उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो देखें कि आपको क्या मिलता है। वैल्यू पुट करने के बाद आपको इक्वेशन नंबर 9 मिलती है। स्ट्रेट फॉरवर्डली आपने वैल्यू वहाँ पे पुट कर दी है। अब इक्वेशन नंबर 5 क्या बता रही है, सॉरी इक्वेशन नंबर 9 आपको क्या बता रही है, कि ये बता रही है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स दैट आर लाइंग इन द फ्रीक्वेंसी इंटरवल ν/ν+dν। लेकिन हम किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, हम एनर्जी डेंसिटी में इंटरेस्टेड है कि फोटॉन्स की एनर्जी डेंसिटी हमें चाहिए। द एनर्जी डेंसिटी ऑफ फोटॉन्स क्या है, इसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं Eν/dν से। क्या है ये, इट इज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हमने एनर्जी डेंसिटी की बात की है, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लाइंग इन द फ्रीक्वेंसी रेंज। इस फ्रीक्वेंसी रेंज में हमें ये पता है कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं, NU है, जो आपने ऊपर वाली इक्वेशन में डिराइव किया। अब हम इस रेंज में, इस फ्रीक्वेंसी रेंज में जो आपके फोटॉन्स की एनर्जी है उसकी एनर्जी डेंसिटी निकालना चाह रहे हैं। मतलब हम निकालना चाह रहे हैं न्यू से लेके ν+dν फ्रीक्वेंसी रेंज में फोटॉन्स की एनर्जी डेंसिटी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि एक फोटोन की एनर्जी है hν। टोटल नंबर ऑफ फोटोन कितने हैं इस रेंज में, NU है, NU/dν है, और आपका पूरा वॉल्यूम क्या है सिस्टम का, V है। तो आपका एनर्जी डेंसिटी क्या हुई, एनर्जी ऑफ ऑल फोटॉन्स बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, योर एनर्जी डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें एंड यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन क्या है, दिस एक्सप्रेशन इज योर प्लैंक्स लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ लैम्डा लिखना चाहते हैं, अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ लिखना चाहते हैं, तो यू कैन सिंपली पुट फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ एज गिवन हेयर, और आप ये इक्वेशंस, ये वैल्यूज़ इस ऊपर वाले रिजल्ट में पुट करें, और यहाँ से आपको मिल जाएगा एनर्जी डेंसिटी ऑफ योर रेडिएशंस इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। तो जो ये आपका एक्सप्रेशन है, दिस इज़ द सेम एज डिराइव्ड बाय प्लैंक। तो आपने इस आर्टिकल से क्या प्रूव किया, आपने ये प्रूव किया कि बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से आप ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, एंड दैट वुड बी ऑल।